अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और हमेशा मैं कहती हूं कि बदलते मौसम के साथ साथ जो एक बदला ट्रेंड है वो भी हमें फॉलो करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए और अंदर के मौसम का भी ख्याल रखना चाहिए हमेशा। क्योंकि हम अगर एक ही रूटीन अपने साथ लेके चलते हैं तो ज़िंदगी बड़ी बोर हो जाती है। इंसान खुद ही अपनी लाइफ से उकताना शुरू कर देता है कि क्या यार एक ही रूटीन और इतनी बोरिंग रूटीन। तो इस रूटीन से जो है ना अपने थोड़ा सा हट के कुछ करना है। जब आप देख रहे होते हैं कि मौसम एक जैसा नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है। ट्रेंड अगर कपड़ों का देख लें वो भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। खानों का भी बदलता रहता है। तो जनाब हम अपने अंदर चेंजिंग क्यों नहीं लाते? हम क्यों उसी सेम रूटीन को फॉलो करते हैं? वही कहते हैं ना कि उदास से रहना और वही गुस्से वाले ऐसे खड़ूस टाइप बन के रहना। हम क्यों हमेशा इस तरह रहते हैं? भाई हमारी भी ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी कहते हैं ना एक ही दफ़ा मिलती है, तो इसको हर रंग में हर हाल में इसको जीना चाहिए। हर रंग इंजॉय करने चाहिए, हर मूड को इंजॉय करना चाहिए। जैसे हम हर मौसम को, हर खाने को इंजॉय करते हैं, तो ये तो ज़िंदगी है भाई। देखिए आप खाना कभी भी बना के कुछ भी खा सकते हैं, आप कोई भी कपड़े कभी भी किसी भी रंग में पहन सकते हैं, लेकिन अगर ये ज़िंदगी चलेगी तो दोबारा आप इसको हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपको एक ही दफ़ा ये इतनी खूबसूरत लाइफ मिली है तो उसको खड़ूसों की तरह ना जिएं, उसको अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके के साथ, अच्छे सलीके के साथ उसको इंजॉय करें। और ऐसे इंजॉय करें कि आपके होने से लोगों को खुशी महसूस हो, आपके होने से लोगों के अंदर एक मस्बत जो एहसास है वो पैदा हो। आपके होने से ना सिर्फ एक खुशगवार माहौल बन जाए, बल्कि लोग जो है ना वो आपके आने पे खुशी महसूस करें कि शुक्र है ये इंसान आ गया, अब ज़रा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। क्योंकि आजकल हम लोग अपने काम में इतना बिजी हो चुके होते हैं ना कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारा रवैया किस तरह का है, हमारी जो अपीयरेंस है वो कैसी हो रही है, लोग उससे जो है वो तंग तो नहीं हो रहे, लोग उससे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। बस हमने अपने काम पे फोकस रखना है और नहीं देखना कि एक्चुअल में हम कैसे बनते जा रहे हैं। वो हमारी जो पर्सनैलिटी ना वो बड़ी क्या कहते हैं ना खूनख्वार डेंजरस किस्म की बनना शुरू हो जाती है कि लोग डरना शुरू हो जाते हैं कि यार ये बंदा आने वाला, बस खामोश हो जाओ। तो ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, बाज़ दफ़ा आपको ज़रा सख्त मूड आप जो है ना वो अपना रखना पड़ता है, ज़रा सख्त मिजाज आपको रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ हर दफ़ा हर टाइम आप फ्रैंक नहीं रह सकते। लेकिन हमेशा कोशिश करें। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो एक जुमला बड़ा अब भी चल रहा है लेकिन उस तरह नहीं कि मार नहीं प्यार, कि बच्चों को सख्ती से ना पढ़ाएं, प्यार से उनको पढ़ाएं। तो आप सख्ती करते हैं ना तो वो उसका आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाता है। तो अगर खैर है बस 2-4 डंडे पड़ेंगे, चपेड़े पड़ेंगे, इट्स ओके, बात ख़त्म। लेकिन जब आप प्यार से उससे काम करवाना शुरू कर देंगे ना, वो हर काम करने लग जाएगा, उसको वो एक डर नहीं रहेगा, आप फ्रेंडली उसके साथ हो जाएंगे और आपकी बात को वो समझने लग जाता है। तो इसी तरह आप अपने अंदर ऐसी अपीयरेंस रखें, ऐसी मस्बत जो एनर्जी है वो रखें कि जब आप आएँ और लोगों से बात करें तो उनको अच्छा लगे। अगर उन्होंने वो काम नहीं भी करना, वो कहेंगे यार इतने प्यार से इस बंदे ने बोला है, मैं तो आज इसका काम करने ही वाला हूँ। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक हमें अपने अंदर इसको जो है ना वो लानी है, एक अपने आप को चेंज करना है। ये चेंजिंग लाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने अपने अंदर एक ही बात अपने माइंड में बिठा ली हुई है कि हम कोई भी काम है ना वो सख्ती से करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए आजकल स्पेशली अगर कुछ साल पीछे जाएँ तो हो सकता है आपकी सख्ती लोग बर्दाश्त कर ले, लेकिन इस जो अब ये दौर है, जो अब ये ज़माना चल रहा है, कोई भी किसी की सख्त बात बर्दाश्त नहीं करता। इवन आप फैमिली में देख लें, घरों में देख लें, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने कज़न्स की कोई बात बर्दाश्त नहीं करता। वो तो उनका ख़ानदान है, उनकी फैमिली है। तो जब वो लोग बर्दाश्त नहीं करे तो बाहर के तो आप भूल ही जाएं कि वो आपका ज़रा सख्त लहजा या आपके फेस पे ज़रा सी गुस्से की शिकन भी बर्दाश्त कर देगा। बिल्कुल नहीं, वो आपको उसी तरह का जवाब पलट के देगा। तो कहते हैं ना अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में ही होती है। तो अपनी इज़्ज़त लोगों के दिलों में बनाए रखने के लिए बेहतर है कि आप अपना जो मिजाज है उसको खुश इखलाक कर लें, अच्छा मिजाज कर लें, अच्छे मूड के साथ मिलें। और जहाँ भी जाएं, ऑफिस जाएं, कोलीग्स के साथ कहीं भी किसी गैदरिंग में जाएं या किसी भी काम के लिए थोड़ी देर के लिए किसी ऑफिस में जाएं, तो ऐसी आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए ना कि लोग खुश हो जाए कि भाई ये बंदा आया, ये बस रोज़ आना चाहिए यहाँ पे, और उसकी कंपनी आपको इंजॉय जो ना वो इंजॉय करने वाली लगे और पॉजिटिव लगे। तो इस तरह मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके साथ ना कोई अच्छी चीज़ डिस्कस कर लूँ, कोई अच्छी बात आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ताकि हम अपने आप को चेंज कर सकें, अपनी रूटीन को चेंज कर सकें। क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब इंसान वही होता है जिसका गुस्से पर कंट्रोल
کنٹرول ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا نا تو سمجھے آپ نے دنیا فتح کر لی. آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا میٹھی چھری جو ہے نا زبان, اس سے آپ کسی کو بھی ذبح کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی کام نکلوانا ہو, کسی بھی کامیابی تک پہنچنا ہو نا, تو آپ اپنے غصے کو چھوڑ کے اپنی زبان میں نا نرمی اخلاق میں جو ہے نا وہ خوش اخلاقی پیدا کر لیں. تو اب اپنے ذرا ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ میری باتیں اگر لمبی ہو گئی نا تو بہت ہی لمبی ہو جائیں گی, جو کہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں اپنا لیکچر شروع کر دوں. تو ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے, تو آپ سب نے ایک اپنے موبائل پہ بھی جو آتی ہے نا وہ اکثر ایک خاتون بول رہی ہوتی ہے, بار بار ہمیں یاد دہانی کرا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے, اسپیشلی خواتین جن میں چیسٹ کینسر کی ایک بہت بیماری جو ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم لاپرواہی کر دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں کچھ ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں, کچھ لوگ شہروں میں رہتے ہیں جن کو اس بیماری کا آئیڈیا ہے, وہ اویئر ہیں اس چیز سے. لیکن جو ہمارے سائڈ ایریاز ہیں یا کچھ ایسی فیملی ہیں جو ان چیزوں کو اگنور کر دیتی ہے, ان کے جسم میں وہ بیماری فیل تو ہوتی ہے, مطلب ایک اس کی جو علامات ہیں وہ فیل تو ہوتی ہے, لیکن اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں. کیوں؟ بس یہ ٹھیک ہے, کوئی نارمل سی بیماری ہے, درد ہے, بس میڈیسن لی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. بھائی ایسا نہیں ہوتا, یہ وہی چھوٹی چھوٹی بیماری ہوتی ہیں جو آگے جا کے نا مطلب اس طرح بڑی بن جاتی ہیں کہ اکثر پھر یہ ہمیں سننے کے ملتا ہے یہ ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا, ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا. تو پھر یہ بات جو ہے نا یہ ہماری لاپرواہی اس حد تک پہنچ جاتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت نعمت ہے, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. موت کے علاوہ دیکھیں ہر بیماری کا علاج ہے. ایک موت ہے جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے, تو ہم کیوں ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں, بس یہ تو بیماری پیدا ہو گئی ہے اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا. بھئی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. صرف ہمیں ہمت نہیں ہارنی, اس اللہ پاک کی ذات سے آپ ہمیشہ امید لگا کے رکھیں. انسانوں سے امید وابستہ نہیں کریں, لیکن اللہ سے لازمی کریں, وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. تو اس ٹاپک پہ بھی آج ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سائڈ ایریاز ہیں جن تک ہم آسانی سے نہیں پہنچ پاتے, لیکن کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں, کچھ ایسی این جی اوز ہیں جو ان لوگوں تک پہنچ کے ان کو اویئرنیس دیتی ہے, ان کو بتاتی ہے, ان کی ہیلپ کرتی ہے اگر وہ مستحق لوگ ہیں, کہ آپ لوگ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, کیسے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو ٹریٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ این جی اوز سوری ٹو سے کچھ ایک صرف نام کی این جی اوز ہوتی ہے, جن کی وجہ سے ایسے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بدنام ہو کے رہ جاتے ہیں. بھئی یہ بھی انہی کی طرح ہوگی. تو آج ہمارے ساتھ اسی طرح ایک این جی او کے, ایک آرگنائزیشنز کے کچھ گیسٹ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے یہ کام کیا سوچ کے سٹارٹ کیا, کیا سوچ کے انہوں نے یہ آرگنائزیشن بنائی, اور کیا وہ اپنے موٹو لے کر آئے, اور کیا وہ ان کو پورا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, یا کیسا رسپانس ان کو ملا. تو سب سے پہلے ہمارے جو مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, عتیق افریدی صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صبح سویرا میں ویلکم. تھینک یو. کیسے ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا جی. اور ان کے ساتھ جو اگلی ہماری مہمان ہیں ان کا تعلق بھی ایک جو ہے وہ اسی فاؤنڈیشن سے ہے. ام لیلہ ہمارے ساتھ ہے, السلام علیکم. کیسی ہیں, ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ ام لیلہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا عتیق صاحب, آپ سے ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایک فاؤنڈیشن آپ نے بنائی, تو کیا یہ آپ نے اپنی جب آپ اسٹڈی کر رہے تھے تب سے سوچا ہوا تھا, یا حالات کو دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ مجھے ایک ایسی فاؤنڈیشن بنانی ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی ہیلپ کر سکوں؟ بالکل ماوش, والنٹیئرنگ کا شوق مجھے کافی پہلے سے تھا, لائک اسکول کے ٹائم سے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان میں بڑا ایک ہولناک زلزلہ آیا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنے گھر سے لائک اپنے پیرنٹس سے اور اپنے باقی کزنز وغیرہ سے میں نے پیسے جو اس وقت میں کر سکتا تھا وہ کلیکٹ کیے, گرم کپڑے کلیکٹ کیے, اور وہ میں نے جو گاؤں سے لوگ وہ لے کے جا رہے تھے ادھر کشمیر میں یا بالا کوٹ سائڈ پہ جہاں پہ زلزلہ آیا تھا, تو ادھر بھجوائے. تو وہ ایک پہلے سے ایک جذبہ تھا کہ لوگوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کیا جائے. تو اس کے بعد پھر کالج جوائن کیا, یونیورسٹی جوائن کی, تو کافی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو یہی سوچ لے کے تو پھر 23 مارچ 2016 کو یہ ایکٹس آف کائنڈنس پاکستان کے نام سے میں نے آرگنائزیشن کا باقاعدہ آغاز کیا. اور ہم نے وال آف کائنڈنس سے اس کا آغاز کیا تھا. آپ نے نام سنا ہوگا, پاکستان میں بڑا ایک ٹرینڈ چلا تھا اسٹارٹ میں. تو ہم نے اسلام آباد سے اس کو شروع کیا تھا, جس میں کپڑے ہم ٹانگ دیتے تھے یا اسی طرح باقی چیزیں, اور ہم پراپر اس کو وزٹ کرتے تھے جب ختم ہو جاتے تھے. اور ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ
جو ٹیکسی کے ڈرائیورز ہوتے تھے یا باقی اس طرح ایگزیکٹلی ادھر سے لے کے جاتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ لائک ان کا ایک تو عزت وہ بھی نہیں، عزت بھی نہیں مجروح ہو رہی، لائک کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا، وہ اٹھا کے آرام سے چلے جاتے تھے. بالکل بالکل. اچھا ایسا بھی ہوتا تھا نا کہ کچھ لوگ اب جیسے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو وہ لوگ نہیں ملتے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ بڑی ایک ہیلپ فل چیز ہوگی کہ ایک دیوار ان کو مل گئی، بس وہ جا کے وہاں سے آرام پہ ایگزیکٹلی ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ لائک کوئی ان کا لک آفٹر بھی کر رہا ہے. کیونکہ ہم کافی لوگوں نے سر شروع کر دیا تھا، لائک ون ٹائم انہوں نے کپڑے رکھے تو وہ ہو گیا تھا، لیکن ہم نے اس کو ماشاءاللہ کافی 5-6 مہینوں تک اس کو سسٹین رکھا اور الحمدللہ کافی اچھا اس کا رسپانس آیا تھا. تو اسی کے بعد ہم نے باقی ایکٹیویٹیز اپنی شروع کی، لیکن ہمارا اسٹارٹ اسی سے تھا، وال آف کائنڈنس سے تھا. زبردست ہو گیا، لیکن یہ ایک اچھا اسٹارٹ تھا. ام لیلہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کب جو ہے ان کو جوائن کیا؟ میں نے جوائن کیا تھا انہیں لاسٹ ایئر اکتوبر میں 2019 میں. میں کیمپ پہ گئی تھی کسی کے ریفرنس سے، تو وہاں پہ عتیق بھائی بھی تھے اور ہمارے جو دوسرے ڈائریکٹر ہیں جواد بھائی وہ بھی تھے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم ایکٹس آف کائنڈنس چلا رہے ہیں اور ہمارا یہ موٹیو ہے، ہم اس کو لے کر چلا. تو میری فیلڈ میں میڈیکل فیلڈ سے ہوں، نیوٹریشنسٹ. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح نیوٹریشنسٹ کی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی کیونکہ میڈیکل کیمپس ہم لوگ کرواتے ہیں اور یہ سارا کچھ. تو پھر مجھے کافی میں بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی ان سے کہ یہ لوگ تو میڈیکل فیلڈ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ. تو پھر میں نے انہیں جوائن کیا. پھر انہوں نے مجھے ایز اے کیمپس ڈائریکٹر لے لیا کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کافی کیمپس کیے، کافی سیمینارز وغیرہ پہ. کل بھی ہمارا بریسٹ کینسر پہ سیمینار تھا اور اٹ واز جسٹ امیزنگ کہ بہت ایک اچھا سیمینار رہا تھا. تو وہاں پہ بھی تو یہ چیز ہے کہ آرگنائزیشن کے بارے میں اگر بات کریں تو ایکٹس آف کائنڈنس اسلام آباد میں صرف نہیں پورے پاکستان میں ماشاءاللہ اس کا کافی نام ہو چکا ہے کیونکہ یہ ڈفرینٹ میڈیکل کیمپس کروا رہی ہے، ڈفرینٹ سیشنز کا نیوٹریشن کے بارے میں آج لوگوں کو بالکل اویئرنیس نہیں ہے بالکل، لیکن ایکٹس آف کائنڈنس نیوٹریشن پہ بھی سیمینارز کروا رہے ہیں، اس پہ بھی کیمپس کروا رہے ہیں اور لوگوں کو لا رہے ہیں کہ ان کو نیوٹریشن اویئرنیس ہو اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ وہ ڈفرینٹ ڈیزیز سے بچ سکیں. ہاں یہ بھی کیونکہ بہت ساری این جی اوز ہم نے دیکھی ہیں، آرگنائزیشن دیکھی ہیں جو صرف ٹھیک ہے ہیلپ کرنی چاہیے لوگوں کی، ان کو جو مستحق ہیں، لیکن وہ آپ کو ہر ٹاپک پہ ہر پوائنٹ آپ کو وہ گائیڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ ایک ایسی ان کو فاؤنڈیشن مل جاتی ہے جو کہ ان کو ہر چیز میں گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. تو عتیق صاحب مجھے اب یہ بتائیں جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو اس میں آپ کو مشکلات ہوئیں؟ مشکلات بالکل ہر کام میں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کسی کام کو ایک جذبے کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو لائک آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. یہ بات بھی ہے. تو جیسے رمضان میں ہم دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اپنی، کیونکہ یہ سارا کچھ ہم والنٹیرلی کر رہے ہیں، لائک ہمارا کوئی آفس نہیں ہے، اوور ہیڈز ہماری کوئی نہیں ہے، ہمیں سے کوئی سیلری وغیرہ نہیں لیتا، والنٹیئر کام کرتے ہیں سارے. لیکن بڑے ایک اسٹرکچر وائز ہم نے، جیسے ام لیلہ نے بتایا کہ وہ ہمارے یونیورسٹی فلاور سے کیمپس ڈائریکٹر ہیں، اسی طرح پورے پاکستان میں ہم نے سٹی وائز ٹیمس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پھر ہر سٹی میں یونیورسٹیز میں کیمپس ڈائریکٹرز اپوائنٹ کیے، ان کے نیچے پھر والنٹیئرز آتے ہیں. تو یہ سارا ہم خود سے کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان میں جاب سے آ کے تو پھر ہم دسترخوان کا اہتمام کرتے، صحیح تھکے ہوتے تھے لیکن یہ کہ ایک جذبے کے تحت آتے تھے اور جتنے بھی والنٹیئرز ہوتے تھے وہ سارے رمضان کے اہتمام وہ کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ رمضان کب آئے گا کہ ہم والنٹیئر کریں. کیونکہ وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، میں اگر اسلام آباد کی بات کروں تو G94 کا جو ایریا ہے جہاں پہ اب پناہ گاہ بھی بن گیا، ادھر آپ نے دیکھا ہوگا روڈ سائڈ پہ سارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں. ایون میں نے رات کو خود، کیونکہ میں ادھر ہی قریب رہتا تھا، تو میں نے خود دیکھا رات کو 10-11 بجے ہم چائے پینے کے لیے سردیوں میں دسمبر کی راتوں میں جب چلے جاتے تھے تو وہ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے تھے. کسی کے پاس کمبل نہیں ہے، کسی کے پاس بستر نہیں ہے. تو ایون پہ انہی لوگوں کو ہم دسترخوان میں ادھر کھانا بھی دیتے تھے اور ایون ہم ہر دسمبر پہ ان کو سویٹرز وغیرہ بھی دیتے ہیں اور کمبل وغیرہ بھی. وہ بھی ہم پراپر رات کو ہی نکل کے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ادھر سو رہے ہیں، جس کے پاس کمبل نہیں، ان کو ایک ٹوکن پکڑا کے کہ یہ آپ کا ٹوکن ہو گیا، کل آپ نے اتنے بجے ادھر آ جانا ہے. کیونکہ اگر ہم رینڈم ڈسٹریبیوشن کہیں بھی کریں تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز مفت مل رہی ہے تو وہ اس میں چانس ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بھی اس کو لے جائے. تو ہم انہی لوگوں کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے رات کو ہی تو ان کو ٹوکن پکڑا دیتے کہ آپ نے یہاں پہ صبح آ جانا ہے تو آپ کو انشاءاللہ وہ مل جائے گا. تو یہی چیز تھی. تو مشکلات تو کافی آئیں، لائک جاب کے ساتھ پھر یہ چیزیں کرنا، پھر فیملی کو ٹائم دینا. فیملی والے بھی کہ بھئی آپ گھر ٹائم نہیں دے رہے. یہ دیکھیں بھئی جب آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے پھر گھر میں تھوڑا سا ٹائم مشکل ہو جاتا ہے. اوبویسلی ایک قربانی دینی پڑتی ہے آپ کو، ایک سائڈ سے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو لیکن یہ کام ایسا ہے کہ ماشاءاللہ اس میں ایک جذبہ انوالو ہوتا ہے، سکون آپ کو ملتا ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں پش کر رہی ہے آگے دن بدن. بالکل. اچھا ام لیلہ آپ مجھے بتائیں جب آپ نے ان کو جوائن کیا تھا
तो मुश्किलात हुई क्योंकि आउट स्टेशन जाना, बाहर रहना इतने दिन, और एक फ़ीमेल के लिए फैमिली की तरफ से भी इश्यूज़ बन जाते हैं, तो आप बताएं इस हवाले से। मैंने जब इनको ज्वाइन किया था तो उससे पहले मैं कुछ और जगहों पे काम कर चुकी थी वॉलंटियरली। तो इनको ज्वाइन करने का मकसद बस यही था क्योंकि मैं बचपन से मेरा एक शौक़ था कि मुझे दूसरों के लिए काम करना है, मुझे नीडी और पुअर लोगों के लिए काम करना है। ज़बरदस्त। तो बस जब मैंने अतीक भाई लोगों को देखा, उनके जज्बे को देखा, और ये लोग वॉलंटियरली इतना कुछ काम करते हैं, तो मैंने इनको ज्वाइन किया। मैंने ये नहीं सोचा फैमिली क्या कहेगी या बाकी सब क्या कहेंगे, बस मैंने ज्वाइन कर लिया। बस ज्वाइन कर लिया। और जब मैंने इनको ज्वाइन किया और फिर ये लोग जब ग्रुप में मैसेज करते थे कि आज यहाँ कैंप है और नेक्स्ट वीक इधर कैंप है, तो मैं कहती थी ठीक है मैंने जाना है। तो लेकिन मेरी फैमिली बहुत कहती थी कि नहीं अभी छोटी हो, अभी अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो और ये चीज़ें बाद में करने वाली हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको लाइक इतना वो नहीं करी थी, लेकिन मैं वीक में 1 या 2 कैंप्स में जाती थी। तो बाकी ये है कि एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को ज्वाइन करने के बाद काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो रहा है। चीज़ें मैनेज हो गई, सेटल हो गई हैं। चलिए जी, मज़ीद भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। और आपको पता है जैसे कि रेड न्यूज़ हमेशा आपकी आवाज़ बनता है और ऐसे अदारों को सामने लाता है जो लोगों की मुस्तहिक लोगों की मदद कर सकते हैं, और इसके साथ साथ न्यू टैलेंट को बड़ा प्रमोट करता है। क्योंकि न्यू टैलेंट की मैंने बात इसलिए की क्योंकि ब्रेक के बाद हमें एक ऐसे ही न्यू टैलेंट है जो कि मुझे एज अ को होस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, तो फिर उनसे भी ज़रा मज़े मज़े की बातें करेंगे कि उनको ये शौक कैसे चढ़ गया। तो लेते एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, देखते रहें सुबह सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरे। सबको कहा था कि रेड न्यूज़ हमेशा न्यू टैलेंट प्रमोट करते हैं, हम सबको ये अस्सलाम शो बहुत चल जहां पे बैठे हुए वहीं पे चल। आप बताएं आप कैसे? बहुत आज पसंद किसी स्टूडियो को शो किया, वैसे तो स्टेज पे शो किया, मगर आपका शो करने का मौका मिला तो बेस्ट, काफी अच्छा लग रहा है। चलो विश बेस्ट ऑफ लक, आई होप अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि पहले मैं आपसे सवाल करती हूं, उसके बाद फिर मेहमानों की तरफ बढ़ जाएं। हाँ, कि आपको होस्टिंग शौक कैसे पैदा हुआ? असल में मैं आपको बताऊं कि जो वो कैसे पैदा हुआ, मुझे बचपन में काफी डिस्करेज किया जाता था क्योंकि मैं कह सकते हैं कि नालायक बच्चा था अपने स्कूल में। तो वो टीचर्स मुझे उनसे ना चलो पीछे की तरफ बिठा देते मुझे, तो बहुत डिस्करेज किया जाता था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपनी इस चीज़ को बेहतर करूँगा। अब जब मैंने ये सफ़र शुरू किया कि मैंने अपनी चीज़ को बेहतर करना है, अपने बोलने के स्किल्स को बढ़ाना है, ठीक है, तो खुदा आज यहाँ ले आया अल्लाह ताला की करम से। जबरदस्त। छोटे छोटे स्टेजेस पीछे जाल पाकिस्तान से भी फिर होस्टिंग की, मेरे स्कूल लेते लेते आज टीवी चैनल में आके बैठ गए। चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपकी ये मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी। आमीन सुम आमीन। तो मेहमानों से अगर कुछ सवाल लिए जाएं तो हम कब से वही कर रहे हैं, अभी मेरा आगाज आगे। अच्छा आतिक साहब, आपसे करते हैं दोबारा से स्टार्ट कि आप एक माशाल्लाह कामयाब जो है ना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। अभी आपके जो फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है? हमारा एक जो मेन एक प्रोजेक्ट है मैड खिदमत के नाम से है, लाइक मैड फॉर मेडिकल एंड खिदमत इज़ फॉर सर्विस। तो उसमें जैसे हमें लैला ने भी बात की, हम उसमें फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। अभी तक हम माशाल्लाह 40 कैंप्स कर चुके हैं, 40 कैंप्स। और ये हमने ये नहीं कि सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद किए हैं, पिंडी इस्लामाबाद जो डोको है ना उधर भी किए हैं, लेकिन इसके अलावा हमने सियालकोट में किए हैं, ज़बरदस्त। इसके अलावा तलागंग में, चकवाल में, इसके अलावा जमरोद में, वो खैबर जंगी के इलाका, इसके अलावा सवात में हमने बुनेर में किया है, हरिपुर में किए हैं। और इन कैंप में हमारे पास जितनी भी डॉक्टर्स हैं वो भी हम वॉलंटियरिज्म करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो एक बड़ी इफेक्टिव तरीके से हमने मैंने बल्कि अपने सोशल सर्कल को यूज़ करके तो दोस्तों को इकट्ठा किया। फिर वो चीज़ आपको पता है ऐसा काम है, बरकत है कि बिल्कुल खुद बढ़ता जाता है, बिल्कुल बढ़ता जाता है।
تو اسی طرح ڈاکٹرز کی ماشاءاللہ کی کافی بڑی ٹیم ہمارے پاس بن گئی اور وہ اپنی ایک سنڈے کی چھٹی قربان کرتے ہیں اسی کام کی اور ہم کرتے ہیں. تو اس میں ہم فری میڈیسنز بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ فری شوگر اور بہت زیادہ یہ بیماریاں جو ہے نا خاص کر جو ارد گرد کے ایریاز ان میں پائی جاتی ہیں. بالکل. اور میوش کافی لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاسپٹلز ہیں تو یار میڈیکل کیمپس کیوں کر رہے ہیں. ہاں لائک میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں دیہی علاقوں میں یا دوسرا جہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل تو وہ دور کی بات ہے 1000 1500 فیس بالکل ایسے دور کی بات کہ وہ لوگ میڈیسن بھی نہیں لے پاتے بالکل غربت ہے. بالکل تو ان کے لیے یہ کافی ایک اچھا ہوتا ہے کہ ان کو ایک فری میڈیسن بھی مل جاتی ہے. ان کو جانا بھی نہیں پڑتا. اگر کوئی مثال کے طور پر ایک بندہ مزدور ہے تو اس کو اپنی وہ مزدوری بھی نہیں چھوڑنی پڑتی اور بالکل 30 منٹ کے لیے آ جاتا ہے ادھر چیک اپ کرا کے تو بالکل چلا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسا دوسرا ہے کہ اس میں اویئرنیس بھی ہو جاتی ہے. اکثر ہم علاقوں میں جاتے ہیں جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا ان کو یا ان کی شوگر ایسے لیول پہ ہوتا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ کسی بھی ٹائم ان کو اسٹروک ہو سکتا ہے, کسی بھی ٹائم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے. ان کو پھر ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں اور اگر ایسے کچھ لوگ آ جائیں کہ جو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو پھر ہم ریفر کرتے ہیں ادھر اسلام آباد میں ہمارے جو دوست ہیں یا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ان کو گائیڈ کر کے تو ان کو ہم ادھر لے کے آتے ہیں. صحیح. تو ابھی تک الحمدللہ ہم 40 کیمپس کر چکے ہیں اور مزید ہم نے نومبر میں بھی انشاءاللہ پلان کی ہے. انشاءاللہ کل ہی ہمارا انشاءاللہ سوات میں ایک سوات کے مجھے ساتھ لے جائیں. آؤٹنگ ہو جائے, موسم بھی اچھا ہے. آپ ہمیں جوائن کر سکتی لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں سروسز دینی پڑیں گی شاید میڈیا کے حوالے سے. وہ بس اگر مجھے ریڈ نیوز والے جانے دیں تو میں ضرور چلی جاؤں, لیکن یہ کہ میں بھی تم یہی بیٹھو, تم یہاں ہمیں سروسز دو. اچھا ام لیلہ آپ کی طرف آپ کا کوئی سوال ہے عتیق صاحب سے؟ تو پوچھ لیں اس سے پہلے کہ میں ایک مثبت سوچ لے کے ایک اچھا قدم لیا آپ نے پاکستان کے لوگوں کے لیے. نہ صرف پاکستان کے لوگ بلکہ جو بھی خدمت خلق جہاں بھی ہو سکتی ہے آپ کر رہے ہیں. مگر مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جس طرح سے آپ آگاہی کے پروگرامز کر رہے ہیں, سیمینارز کر رہے ہیں, لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ کس طرح بیماریوں کے خلاف لڑا جا سکتا ہے, برے حالات میں کس طرح بہتری کی طرف آیا جاتا ہے, تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ فرق پڑ رہا ہے لوگوں کی سوچ میں, ان کے کچھ بن رہا ہے اس طرح, کیا اویئرنیس کے حوالے سے؟ بالکل اس میں کافی اویئرنیس آتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں لیکن ان کے پاس جانا پڑتا ہے, لوگوں کو اپروچ کرنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے, اپروچ کرنا مشکل بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. ایگزیکٹلی اوبویسلی میں اگر اسپیسیفکلی دسترخوان کی بات کر لوں تو ادھر سوری ٹو سے ہمارے لوگوں میں ڈسپلن کی بہت کمی. تو میں اپنے والنٹیئرس کو کہتا تھا کہ ہم نے ان کو صرف کھانا نہیں کھلانا, ہم نے ان کو ڈسپلن بھی سکھانا ہے, ہم نے ان کو صبر سکھانا ہے. ہم نے کیونکہ اس دسترخوان پہ لائک ہم بغیر کسی رنگ نسل کے ایون ادھر کسی اور مذہب کی بھی بیٹھ جاتے تھے تو ہم ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا مذہب کیا ہے, جو بھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اس مذہب سے ہے, اس رنگ سے, اس نسل سے, تو یہ کیوں بیٹھ گیا. ہم رمضان سے دسترخوان سے پہلے اذان سے پہلے ہم ان کو پہلے پورا لیکچر دیتے تھے کہ ہم لوگوں نے مل کے رہنا ہے, یہی اسلام سبق دیتا ہے, یہی ہمارا پاکستان یا قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم نے مل جل کے رہنا ہے. اور اسی طرح جس طرح ویس بھائی نے اویئرنیس کی بات کی تو کافی لوگ اس کو سمجھ گئے پھر بعد میں, تو اور بڑی اچھی طریقے سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی کر کے, تو ایک بڑا اچھا مطلب کہتے ہیں نا کہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. ایگزیکٹلی, تو مشکل تھا, ناممکن نہیں تھا. صحیح. تو بہت اچھا رہا آپ کا یہ سفر. مگر ام لیلہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, خواتین کو زیادہ مسائل ہوتے ہیں جو اس طرح کے بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں, ان میں خواتین کو کافی مسائل ہوتے ہیں, تو کیا دکھا آپ کو وہاں کے خواتین کی کیا مسائل ہے جب آپ وہاں ان کے پاس گئی؟ تو دیکھیں جب ہم لوگ میڈیکل کیمپس میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے, ڈفرینٹ بالکل ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کو. اور اسپیشلی اگر ڈیزیزز کی بات کریں تو سب سے زیادہ ڈیزیز ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, سی بی ڈی کے پیشنٹس,
बहुत बहुत मेजॉरिटी होते हैं ये लोग। तो हम फिर इनको ये करते हैं कि क्योंकि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ डाइटिशियन मैं उन्हें यही उनकी डाइट पे पहले फोकस, और वैसे साइड एरिया तो खाते भी बहुत है और उनका माल न्यूट्रिशन, उनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा एक पीक लेवल पे बिल्कुल। तो उनको फिर यही है कि डाइट्स के रिलेटेड उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको प्रॉपर, और एक न्यूट्रिशनिस्ट की ना मतलब वो काउंसलिंग बहुत टफ होती बिल्कुल। ऐसे जुबान का भी मसला आता होगा क्योंकि उर्दू जुबान भी कम बोली जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज होती हैं। लेकिन ये है कि एक अच्छा जो होता है ना, जो डॉक्टर होता है, एक अच्छा जो काउंसलर होता है, वो यही होता है कि वो आप अपने क्लाइंट को किस तरह गाइड करते हैं। बिल्कुल जैसे कि मेरा भी एक्सपीरियंस इससे बिल्ड हुआ, और इस वजह से मेरे बहुत से क्लाइंट्स बन गए जो मुझे अब रात को मैसेज और कॉल करते हैं। और डॉक्टर्स के लिए तो ये चैलेंजेस चीज़ होती है, साइड एरियाज के लोगों को गाइड करना, और ये बात उनके माइंड में बिठानी है आपने। एग्जैक्टली। और डाइट एंड न्यूट्रिशन के हवाले से तो बहुत कम अवेयरनेस है, बहुत कम, लोग बस बेतुका खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। तो बस क्योंकि मुश्किल ज़रूर होती है महविश, लेकिन अल्लाह ताला किसी को मौका देता है कि किसी की मदद कर सके, खलकत की खिदमत कर सके। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा काम है। अच्छा अतीक साहब, आप मुझे बताएं कि आपकी माशाल्लाह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, तो इनके आपने कुछ डिफरेंट नाम रखे हुए हैं या बस आपकी जो NGO है उसी के नाम से सब चल रहा है? नहीं, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि एक तो मैट खिदमत है, इसके अलावा हु इज़ ईदी हमारे एक प्रोजेक्ट है जो कि ईदी साहब बिल्कुल फिलैंथ्रोपिस्ट रह चुके हैं। तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जब उनकी वफात हो गई थी तो उसके बाद रखा था। एग्जैक्टली एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था जिसमें हम व्हील चेयर्स हो गए या क्रचेस हो गए, मतलब इंडिविजुअल्स को कहीं ज़रूरत होती है, या किसी इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी समटाइम्स ज़रूरत होती हैं बेड्स वगैरह। तो हम मतलब वो नाम हमने उनसे मंसूब किया था, और उसके अंडर पर हमें व्हील चेयर्स हो गए, क्रचेस हो गए या बेड्स वगैरह, ये चीज़ें हम प्रोवाइड, या मेडिकल इक्विपमेंट्स, बाकी चीज़ें होगी तो ये हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा रमज़ान में रबान का मैंने जिक्र किया, तो वो भी हम सारे शहरों में, तकरीबन 8-10 शहरों में, तो हम पूरा रमज़ान दस्तरखान भी लगाते हैं और इसके अलावा राशन भी देते हैं। बल्कि अभी जो पेंडेमिक गुजरा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने वो रमज़ान का जो था एसेंस वो मिस किया, क्योंकि वो तो दस्तरखान हम कर नहीं सकते बिल्कुल। फिर भी हमने तकरीबन महविश 25 शहरों में माशाल्लाह 4500 राशन पैक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था लोगों को स्टार्ट में, जब लॉकडाउन तो दिहाड़ीदार मजदूर के लिए महविश आप खुद सोचें, जब वो 300 रुपये 400 रुपये कमाता है और उसको कभी कभार वैसे आम दिनों में भी काम नहीं मिलता था, और उन दिनों तो काफ़ी मुश्किलात थी। तो हमने फिर यही सोचा कि जितने भी हमारे दूर दराज इलाकों में हमारे वॉलंटियर्स थे, फिर हमने उनको अप्रोच किया, हमने उसकी फंड रेजिंग की अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन ये 4500 राशन पैक्स तकसीम किए। तो ये हो गया। और इसके अलावा आर-फ्यूजन के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, और जो थैलेसीमिया एक काफ़ी मोजी मर्ज है, बिल्कुल थैलेसीमिया बिल्कुल, तो उनके लिए हम ब्लड कैंप्स का इनेकाद करते हैं। और एक रजिस्टर्ड हम भी रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट काम कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, इसको हमने प्रॉपर किया ताकि हम लीगली सब कुछ हो, क्योंकि कुछ सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था, कुछ ऐसी NGOs हैं जो कि सिर्फ यूँ कह लें कि अपनी पॉकेट भरने के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए चल रहे होते हैं। तो उनकी वजह से अब जैसे आप काम करने वाले लोग हैं तो लोग फिर उन पे भी ट्रस्ट नहीं करते, कहते ये भी उनकी तरह होगी। एग्जैक्टली। मेन स्ट्रीम NGOs जो मोस्टली आपने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि उनके ऑलमोस्ट 70-75% जो फंड होता है वो मीटिंग्स में और अपने पे लगाते हैं तो बिल्कुल। 25% जब बचे तो वो कम्युनिटी में आते हैं, तो 25% में वो क्या देंगे। बिल्कुल बस वो एक प्रॉपर पूरा किया जाता है। मगर अतीक, आपने एक बात नोट की होगी, जब किसी की खिदमत करता है, जब किसी के बंदा काम आता है, तो वो जो खुशी होती है, जो वो एहसास बंदे के अंदर बनता है, उसकी कोई कीमत उसकी कोई कीमत नहीं होती। बहुत कोई मैच नहीं है उसका, कोई नेमल बदल नहीं है। और यही काम मैं पहले एक अपने फ्रेंड्स के साथ मैं वॉलंटियरिंग करता था काफ़ी। मैं ऑर्फनेजेस हम अभी भी जाते हैं या ओल्ड होम्स जाते हैं, तो मैं पहले उनको देखता था कि यार ये कैसे कर रहे हैं सारा कुछ। तो मेरे अंदर था कि मैंने भी खुद से ना इन बच्चों के लिए कुछ करना है। वो ऑर्फनेज यतीम खानों में हम जाते थे बच्चों के लिए। तो यही फिर एक सोच थी कि मैंने अपने जितने भी दोस्त थे, हमने 3-4 लोगों से स्टार्ट किया था। तभी हम माशाल्लाह तकरीबन 2000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हमारी वेबसाइट पे प्रॉपर फॉर्म फिल करके फिर हम उनको रेस्पेक्टिव हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हर सिटी के, तो उसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसे अवैस भाई ने बात की कि खुशी, वो उस खुशी का तो कोई से किसी कीमत में नहीं तोड़ा जा सकता। डिप्रेस्ड उसमें जो हर तरफ अफसरदा होती हैं, वो तो
ये इसमें काफ़ी एक खुशी हमें महसूस होती है, और हमारे वॉलंटियर्स भी इसी वजह से काफ़ी लाइक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें एक खुशी का एहसास होता है, और उनके साथ मतलब टाइम उनको भी मैं भी बहुत खुशी होती है। सही बात है। हमारे नाम याद हो गए हैं। अच्छा। मुझे अफरीदी भाई के नाम से एक ऑर्फनेज में। अच्छा, तो हम जब भी जाते तो वो कहते हैं कि आप काफ़ी लेट हैं, आप क्यों नहीं आते? तो बस हमारी भी एक मजबूरियाँ होती है, मतलब जाहिर बात है, नहीं जा सकते हर चीज़ को टाइम के साथ। लाइक एक ऑर्फनेज भी नहीं, हम हर ऑर्फनेज को टाइम देते हैं कि लाइक सबके साथ जाके टाइम स्पेंड करें। अगर उनको कोई इस तरह चीज़ ज़रूरत हो तो हम भी उनके साथ हेल्प करके उनके लिए फंड रेजिंग करें और उनको वो चीज़ें मुहैया करें। सही हो गया। अच्छा उम्मे लैला, आप मुझे बताएं, चूँकि थोड़ा डाइट पे बात कर लेते हैं, तो डाइट प्लान की जब बात आती है तो देखिए आप किसी सिटी के अंदर जाएं तो वो लोग थोड़े से हैं, एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, उनको समझाना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे बात की कि साइड एरिया जो है वहाँ जाके लोगों को गाइड करना, तो क्या उसमें आते हैं लोग आपके पास ईज़िली आ जाते हैं या ईज़िली वो उस चीज़ को समझ जाते हैं? क्योंकि वो लोग तो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। क्योंकि मैं अगर अपने पापा की बात करूँ ना, तो मैंने खाना नहीं छोड़ना, उनको डायबिटीज़ भी हैं, उनको हेपेटाइटिस भी है, लेकिन नहीं, मैंने मीठा भी खाना है और मैंने स्पाइसी भी खाना है, तो नहीं मानते। बिल्कुल, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है। इस पे हम ये करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं उनके लिए हम ये करते हैं कि हम चीज़ें रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। हम कहते हैं आप सब खाएं, आप पोर्शन कंट्रोल कर लें। हाँ, थोड़ा लिमिटेड कर लें। आप सब खाओ, मीठा खाओ या जो भी आपने खाना है। तो उनको, लेकिन उनकी काउंसलिंग करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, एक बंदा खाने का बहुत शौकीन हो और वो हर चीज़ खाता हो और एक अनलिमिटेड बिल्कुल, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये होता है कि डिपेंड ऑन योर काउंसलर कि वो किस तरह है, वो किस तरह उसको डील करता है, वो कितना उसके साथ, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट को डील करते हो तो आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होते बिल्कुल, आपको हर चीज़ उसकी सुननी पड़ती है। ये नहीं कि, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि क्लाइंट कहते हैं कि मैं तो दोबारा इसके पास आऊँगा, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक पॉजिटिव हो, एक ऐसे आप ट्रीट करो कि क्लाइंट आपके पास एक बार नहीं बल्कि बार बार आए। बिल्कुल, ऐसे मेरे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी अभी स्टडीज कंटिन्यू है, लेकिन मेरे ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स बन गए जो मुझे मतलब हर मंथ में जो है वो कहते हैं कि हमारा प्लान चेंज करें हम अब इसको, और वो माशाल्लाह से ऐसे हो गए कि उनको डायबिटीज़ भी उनकी कंट्रोल हो रही है। अच्छा, ज़बरदस्त भी है, वो भी कंट्रोल हो रहे हैं, जो वेट लॉस के वो भी मैनेज हो रहे हैं। अच्छा, आप जब सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, जब आप आउटसाइड ये जो इर्द गिर्द के ऐसे लो एरियाज़ हैं, गांव हैं, वहाँ जब आप जाती हैं तो अब चूँकि एक मेल और फीमेल में फ़र्क है, मेल तो हर तरह की इन्वायरमेंट को डील कर लेगा, लेकिन फ़ीमेल होने के नाते आपको थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं? क्योंकि उन मेल भी आते हैं डेफिनेटली अपनी बीमारी, अपने मसले लेकर, उनको गाइड करना, उन और सारे लोगों की जो नज़रें हैं वो भी बड़ी भूखी होती हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी या जब मैं इस मेडिकल फील्ड में आई थी, तो मैंने माइंड में एक चीज़ रखी थी, मैंने खुद से ये बात की थी कि लैला बहुत से लोग होंगे, मतलब हर तरह के लोग होंगे, आपने खुद अपने आप को ठीक रखना, मतलब डिफरेंट लोग होंगे और आपको वो बहुत अजीब नज़रों से बिल्कुल ऐसे। और लेकिन मैंने फिर ये कहा था कि मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ और डॉक्टर का फिर क्लाइंट से कोई पर्दा नहीं होता बिल्कुल ऐसे ही। तो बाकी लोग जैसे उनकी जो भी नज़र हो, जो भी नियत, लेकिन आपने खुद को ठीक रखना है, खुद को ठीक रखना है, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को, इसको बरकरार। क्योंकि मैंने सवाल इसलिए किया ना कि मेरी जो फैमिली है वो खुद इस मेडिकल फील्ड से है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, तो वो मेल हैं, तो जब ख़वातीन आती है वही बात हुई कि आपने उनको इस तरह प्यार से समझाना है ना कि वो दोबारा भी आए। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आते हैं और उनका इखलाक देख के उनकी बातें कि बड़े पोलाइटली वो डील कर रहे हैं, तो वो दोबारा ना सॉरी टू से टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। इस तरह मुश्किलात होती हैं। तो वो मैं जब उनसे बात करती हूँ वो भी कहते हैं कि मैरिज इंसान खुद को ठीक रखे, दूसरा जो मर्जी करता रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे ठीक रखें और खुद को पॉजिटिव वे, तो दूसरा अगर जैसा भी हो वो आपको देख के ही पॉजिटिव जब उसको एक से दूसरी दफ़ा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वो खुद ही ठीक हो जाएगा कि नहीं मैं बस अपने काम से काम ही रखूँ। चलिए जी, मज़ीद भी मेहमानों से बात करेंगे क्योंकि इसके बाद हमने ज़रा बात करनी है, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था कि ख़वातीन में बीमारी जो चेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा इन है और हमें उस पर फोकस करने की और उसको सीरियस लेने की बड़ी ज़रूरत है, तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी चूँकि वैसे ब्रेक का वक्त हुआ है तो छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं, तब तक वेट करें।
बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही सीरियस बातें हो रही है और वैसे ऐसी सीरियस बातें हैं ना जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जिन पे हमें फोकस भी करना चाहिए और सीरियस लेना चाहिए। मैं भी सीखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और इंसान अगर ये कहे कि मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं तालीम याफ्ता हो चुका हूँ, मेरी सीखने की उम्र खत्म हो चुकी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अक्सर मैं बात करती भी हूँ कि जो सीखने का हमारा अमल है ना वो माँ की गोद से स्टार्ट होता है और कब्र तक वो जारी रहता है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते भी हम परफेक्ट हो चुके हैं और 100% हमें नॉलेज जो है वो मिल चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आए दिन चेंज होती रहती हैं चीज़ें, आए दिन कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो। तो अब ज़रा जल्दी से बढ़ते हैं, टॉपिक जैसे मैंने कहा था हमारा आज का होगा। अच्छा अतीक साहब, आपने पिछले दिनों एक ये ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया है, तो वो कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मैविश। ये तकरीबन हम जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो हम 3-4 साल से इसको कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि ये अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, बिल्कुल। तो और ये अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो मैविश 1 आउट ऑफ 9 वुमेन पाकिस्तान में उनको मतलब ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो काफ़ी एक वो है ज़्यादा रेशियो अगर आप देख लें। और मैं इवन अपने साइड की एक बात करूँ कोहार्ट में, तो गांव में मैं काफ़ी मतलब इस तरह केसेस देख रहा हूँ कि आजकल आ रहे हैं। और सबसे अगर मैं बात करूँ तो ये अवेयरनेस की बहुत कमी है, कमी बहुत ज़्यादा, लोग इनिशियल इसको वो नहीं करते हैं, ये लाइक बिल्कुल जानलेवा है। लेकिन ये है कि अगर आप एहतियात करें और इनिशियली आप इसको डिटेक्ट कर लें इनिशियली, तो उसके बाद ये कि वो डिग्नोसिस की स्टार्ट में हो जाए तो उसके बाद वो उसको आप रोक सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर वो स्टेज 2 या स्टेज 3 में चला जाता है तो फिर ऑब्वियसली जानलेवा हो जाता है। तो इसी को सोचते हुए हमने यह कि हम अक्टूबर में फिर हर साल अवेयरनेस सेमिनार्स करते हैं और डिफरेंट शहरों में करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्वेटा में भी किया था, पेशावर में किया था, इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी किया था। तो इस साल भी हमारा इंशाल्लाह यही प्लान है, लेकिन पिछले साल से थोड़ा सा हमने प्लान डिफरेंट किया है। स्टूडेंट्स को तो हम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स से भी हमने फिर काम लेने हैं, उनको लाइक डॉक्टर्स के थ्रू उनको गाइड करके सारा कुछ, तो उनको इंशाल्लाह फिर हमने कम्युनिटी में भेजना है। और रावलपिंडी में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अब हमारा दूसरा कम्युनिटी में है जो कि आम घरेलू खवातीन है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको अवेयरनेस नहीं इस हवाले से, तो इंशाल्लाह उधर हम एक फीमेल डॉक्टर्स के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह उनको इस बीमारी के हवाले से अवेयरनेस देंगे और उसकी अर्ली डिटेक्शन के बारे में, जो कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अर्ली उसको डिटेक्ट करें, जो उनके सिम्टम्स होते हैं या रिस्क फैक्टर्स होते हैं किस वजह से हो सकता है, तो वो उन चीज़ों का इंशाल्लाह सब उनको कम्युनिटी में जाके उनको गाइड करेंगे। सही। अच्छा उम्मीद है आप मुझे बताएं, आपने डेफिनेटली इस सेमिनार को जो है वो अटेंड किया होगा, तो क्या वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स था, क्या लोगों का वहाँ पे रिएक्शन था? जो ब्रेस्ट कैंसर का सेमिनार हुआ था उसमें काफ़ी ऐसे ख़वातीन आई थी जो मतलब हाउस वाइफ होती हैं या घर में जो है, तो उन्होंने मैंने एक दोस्त से, मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ लेकिन एक दोस्त से पूछा था, तो उन्होंने कहा हमें काफ़ी इससे ना काफ़ी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि जो आप अर्ली स्टेज में इसको डाइट से प्रिवेंट कर सकते हो। बिल्कुल। तो हमारा यही होता है कि जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट्स आते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, इवन ब्रेस्ट कैंसर पहले लम्प्स वगैरह भी आपकी ये भी लंपिंग वगैरह का इशू भी होता है, तो उसका जो है ना डिफरेंस बताना, वो सारा कुछ करना, वो कल हमने सेमिनार में भी बताया है। वैसे भी हम अगर किसी कैंप में जाते हैं या कोई ऐसा किसी को सिम्टम्स नज़र आ जाए, मतलब कोई लंपिंग है ब्रेस्ट में या कुछ भी ऐसा है, तो वो हमने ये डिफरेंस जानना होता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर है, वो आपको ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेके जा रहा है या कोई इन्फेक्शन है, तो फिर हम उसके टेस्ट के लिए वगैरह वो करते हैं कि आप जाओ टेस्ट करवाओ, ये सारा कुछ। तो ब्रेस्ट कैंसर की तरह और भी बहुत सी डिजीजेस हैं, लाइक बहुत है, बिल्कुल मेल्स में भी फीमेल्स में भी, बिल्कुल। उस डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, CVD, हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो गए हैं। तो इस सब पे हमारा प्लान है इंशाल्लाह आगे सेमिनार्स करवाने का, और इस ब्रेस्ट कैंसर के बाद हम इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे, और वो भी हम अपने इस्लामाबाद में भी और जहाँ पे भी हुआ। अच्छा, आपने जो साइड एरियाज़ हैं जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ जाके आपने लोगों को इसकी अवेयरनेस दी ब्रेस्ट कैंसर की? हमने प्रॉपर एक सेमिनार तो नहीं कराया, लेकिन ये है कि हमने अवेयर की है, मतलब हमें वहाँ पे मैंने अभी कैंप अटेंड किया था तालागंग में, तो वहाँ पे मुझे 3-4 फीमेल्स ऐसी थी जिनको सिस्ट भी थी, 1-2 को सिस्ट का इशू था। सही। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि ये क्या है, ये क्यों है, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये क्योंकि आपने टेस्ट करवाने, और वो मुझे ये कहती थी कि इसको मतलब 7-8 मंथ्स हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, और वो खुदा ना खास्ता वो
ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये तो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये है कि अवेयरनेस हमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि साल गुजर जाता है, 2 साल, वो सिस्ट आपकी होती है, वो लंपिंग होती है, आपको नहीं पता चलता, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो फिर एंड स्टेज पे आपको ले जाती है, तो बस फिर अच्छा ये अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा। जी अब ऐसा कुछ बिल्कुल मैं यही सोच रहा था कि हमारे लोगों का मसला ये है, अलमिया ये है कि कोई भी बीमारी आए, कोई भी मसला आए हमारे पास, हमारे लोग उसको शुरू में बहुत इजी लेते हैं, एहतियात नहीं करते। अब ये महविश कोरोना के दिन थे, तो इन दिनों में भी देखा जाए तो जिस तरह के लोग इतना इजी ले रहे हैं सब चीज़ों को, तो मेरे ख्याल से मसाइल तब बढ़ते हैं जब उन पर काबू नहीं पाया जाता, उनको हल्का लिया जाता है। मैं ये बात ऐड करने वाला था, आपने मतलब मैंने आपके मुंह की बात छीन ली है। नहीं, आपने इसको माशाल्लाह अच्छी तरीके से बताया। हम इसको काफ़ी लाइट ले लेते हैं, और दूसरे क्या अवेयरनेस नहीं होती ना, वो कहते हैं कि यार बस कोई वैसे लिम्स होंगे, ये ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह लैला ने बात की, तो हम कैंप्स में सिर्फ ये नहीं कि जाके बस उनको दवाइयाँ पकड़ा दी, हम उसमें साइकोलॉजिस्ट भी लेके जाते हैं। मैं वेस्ट जिस तरह डाइट एंड न्यूट्रिशन के लाइला लोग हो गए या बाकी इस तरह डॉक्टर्स हमारे साथ सीनियर, और मतलब हर चीज़ ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से साइकोलॉजिस्ट का आपको पता है साइकोलॉजी का आजकल बहुत ही मसला चल रहा है, हर बंदा डिप्रेशन, एंग्जायटी, और इस कोविड में तो ज़्यादा ही हो गए। एग्जैक्टली, तो वो भी हम उसमें लेके जाते हैं। तो इस तरह वैसे ने बात की कि हम चीज़ों को लाइट ले जाते हैं, तो वही बात है कि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वो उनकी मेरे ख्याल में बेचारों की वो भी नहीं है, गलती भी उसमें नहीं है। अब एक बंदी ने जब अगर पढ़ा नहीं है, अवेयरनेस उसको नहीं है चीज़ों का, उसको पता ही नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर है भी है, ये होता क्या है, उस एग्जैक्टली रिस्क फैक्टर्स क्या, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो उससे बड़ा मसला पता है क्या, चले जिन लोगों के पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, उनका तो ऐसा ना करना उन पे गिला नहीं बनता, मगर जिनके पास तालीम है महविश, जो इल्म हासिल कर चुके हैं, उनका भी इस तरह की लापरवाही करना एक बड़ा मनफी सा असर में जिन लोगों को पता है, फिर ये उनका फर्ज बनता है कि वो जाके उनको बताएं। अच्छा अधिक मैंने ऐसे लोग देखे हैं, चले जो शहरों में रहते हैं, वो तो किसी हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर के पास चले गए, और वो उनको गाइड कर देते हैं कि ये चीज़ ऐसा है या नहीं है। लेकिन अगर हम गांव के लोगों की बात करें, तो वहाँ वो कहते हैं नीम हकीम जान का खतरा, ऐसे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो अब इस तरह की कोई बीमारी आएगी ना, तो उनको लगेगा ना सिम्टम्स जो उन्होंने पढ़े हुए, अगर वो उस तरह का फील हो रहा है ना, तो वो उसके कोई टेस्ट नहीं करते, बस कहेंगे तुम्हें ये बीमारी है। अब बंदे को भले ही वो बीमारी ना हो, लेकिन वो उसका नाम सुन के मरना जरूर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, वो बस वो गूगल से चीजें सिर्फ उठा के तो अपने आप को डॉक्टर नहीं कहना चाहिए। नीम हकीम जान का खतरा, तो वो ऐसे डॉक्टर्स बने हुए होते हैं कि आप वैसे माइंड में लोग कुछ ज्यादा बिठा लेते हैं, तो उसकी वजह से बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने वालिद साहब की बात बताती हूँ, जो कि एक गांव में फिलहाल रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़मींदार लोग कभी भी अपनी ज़मीनें छोड़ के शहरों में नहीं आते, तो उनको ज़मीनों से बड़ा प्यार है, यही बात। तो उनको इस तरह थोड़ा सा इशू हुआ, ये ब्रेस्ट के अंदर ही कोई कुछ सिम्टम्स ऐसे थे, तो उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे को, तो उन्होंने कहा कि आपको तो कैंसर है, आपको कैंसर है। अब वो था या नहीं वो एक अलग मसला। अब वो टेस्ट करवाने के मतलब उसका जो रिपोर्ट्स हैं वो आने में 2 से 3 दिन लगे, उसके टेस्ट करवाए। अब वो 2 से 3 दिन के अंदर उस बात ने, उस टेंशन ने कि कैंसर है, इस लफ्ज़ ने उनको 3 दिन के अंदर अंदर इतना वीक कर दिया, और उनका कलर इतना डल हो गया कि मैं वो बता नहीं सकती। बिल्कुल, सिर्फ उन डॉक्टर्स की वजह से, जो खुद तो उनको नहीं आइडिया था, अवेयर नहीं थे, बस वही 2-4 लफ्ज़ पढ़ लिए और गूगल कर लिया, और लोगों को बताने लगे भाई आपको कैंसर है, आपको ये, आपको। तो ऐसे लोगों को भी जरा ना गाइड करने की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं गवर्नमेंट का ये बनता है कि स्ट्रिक्ट इसकी हवाले से रूल्स हों, क्योंकि आपने काफ़ी जगह ऐसे क्लिनिक्स चल रहे होते हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते, और उनके पास गांव में एग्जैक्टली गांव में ना, उनके पास बस 5-6 महीने इन्होंने इंजेक्शन सीख लिए, तो बस वो अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं। इसके अलावा ये भी है कि जब आपका पेशेंट आपको लग भी रहा है कि ये कोई सिम्टम्स हैं कैंसर वाले, तो आप उसके सामने नहीं बोल सकते, आप, क्योंकि वो उसको हो या ना हो, वो ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है कि वो उसकी जो लाइफ स्टाइल है या उसका वो सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब देखें उम्मे लैला, देखें ज़िंदगी और मौत ये अल्लाह पाक के हाथ में, लेकिन हम कैसे हो सकती है भाई तुम्हें ये बीमारी है, तुम्हारे पास अब वक्त नहीं, तुम मरने वाले हो। पिछले दिनों की बात है कि मेरी जो चाची हैं, उनका ना ये गुर्दे फेल हो गए ना, लाइक अब अल्लाह पाक जानता है कि उसकी कितनी ज़िंदगी है, हम ना मैं जानती हूँ ना डॉक्टर्स जानते हैं। तो उनको जी वो लाहौर एडमिट रही कुछ अर्सा, और फिर डॉक्टर ने कहा, लाहौर वालों ने, कि जी आप हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि जवाब दे दिया कि अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो मुझे मम्मा की कॉल है, मैंने कहा वो कैसे कह सकते हैं, अब ज़िंदगी और मौत का अल्लाह को पता है, उनको नहीं पता। तो उनको चाहिए था, मैंने कहा अब लाहौर एक एजुकेटेड लोगों का सिटी है, तो उनको ये बात जेब नहीं देती। वो कहते कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो 1 महीना 2 महीने वो ट्रीटमेंट चले, वो ये ना पेशेंट को कहें कि हमारे पास अब इसका कोई हल नहीं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता।
ऐसे मौके पे आपने पेशेंट को काफ़ी पोलाइटली और लाइक साइकोलॉजिकली आपने उसको बड़ा अच्छी तरीके से गाइड करना ताकि उसके माइंड पे वो ना प्रेशर ना पड़े। समटाइम्स मैविश बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती जितना साइकोलॉजिकल बंदा उसको ले लेता है और आपको वो इफेक्ट हो जाता है। ड्रेसिंग में और जाकर बंदा बहुत खराब मुझे सबसे ज्यादा उनकी इस चीज में काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप पेशेंट आता है वो तो ऑलरेडी मरीज है भाई, उसको मजीद उसको मरीज क्यों बना रहे हो? एग्जैक्टली वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि स्ट्रेस की वजह से उनको इवन हार्ट के वो हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अब वो मम्मा ने बताया कि वो आई और पापा के सामने मम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी कि मुझसे कोई ज़िंदगी में गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे, पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है। मतलब अब अगर उसने नहीं भी मरना ना तो वो इस चीज़ में मर जाए, हावी हो जाते हैं दिमाग पे वो बात पे काफ़ी असर पड़ता है। मेरी अम्मी जान भी कैंसर के मर्ज से उनकी वफात हुई है, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मैंने ये देखा कि जब तक उन्हें ये नहीं बताया गया था मैविश कि आपको कैंसर है तो बिल्कुल ठीक थी, पर जब उन्हें फैमिली से बताया गया कि आप कैंसर की पेशेंट हो तो उसके बाद वो मुझे हमेशा कहती थी कि अब मैं नहीं बचने वाली। तो मैं समझता था कि वैसे ही कह रही बीमार है, मगर मैंने वाकई में देखा कि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो थी ना वो बिल्कुल खत्म। ये चीज़ होती है, ये मैंने खुद इस चीज़ को देखा है। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का अपने टाइम दिया, चूँकि टाइम भी हमारे पास अभी प्रोग्राम का वक्त कम है। तो आफिदी साहब कोई अच्छा सा हमारे नाज़रीन के लिए अवेयरनेस का मैसेज खासकर उन NGOs के लिए जो कि एक नामी चल रही हैं लेकिन लोगों को अवेयर नहीं कर रही, उल्टा मुस्तहिक लोगों का हक अपने ऊपर लगा रहे, तो उनके लिए कोई मैसेज हमेशा मैं यही देता हूँ एक तो यूथ को कि आप लोग आपसे ख़ुद जितना हो सके आप वो अपना पार्ट प्ले करें इस कम्युनिटी के लिए, इस कंट्री के लिए, और आप ये ना कहें कि ये गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, ये डिपार्टमेंट ये काम नहीं कर रहा, बल्कि आपसे ख़ुद जितना हो सके जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, आप अपना पार्ट प्ले करें इंशाल्लाह। और दूसरा है कि हार्ड वर्क करें, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, आपको रिस्क लेना पड़ता है एक काम करने के लिए, तो हर काम मुमकिन है और उसके लिए सिर्फ स्ट्रगल चाहिए होती है और एक विल चाहिए होती है। और दूसरी बात जो मैविश ने की कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, तो मेरे ख़्याल में तो जिस चीज़ के लिए वो लोग फंडिंग करते हैं या उनके पास सारा कुछ आता है वो चीज़ें उधर ही लगनी चाहिए जिन लोगों के नाम पे आया होता है, ना कि वो मीटिंग्स में या बाकी इधर उधर की शाखर्चियों में। सही हो गया। उम्मीद आप हमारे नाज़रीन को कोई डाइट के हवाले से भी उनको मशवरा दें और कोई मैसेज भी उनके लिए। बस मैं यही कहूँगी कि अपने आप को जितनी भी अवेयरनेस की कोशिश करें कि अपने आप को अवेयर करें डाइट के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से। इसके अलावा हमेशा कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करें। सोसाइटी में अगर आप पास कुछ है, आप जो भी हो, आप जहाँ से भी हो, जिस भी फील्ड से हो, हमेशा दूसरों को देने की कोशिश करें। बस थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा अवैस, आप हमारे नाजरीन को और हमारे यंगस्टर्स को जो कुछ बनना चाहते हैं उनको क्या मैसेज दोगे? मैं विश जो मैं अपने माशरे में एक बहुत बड़ी बुराई देखता हूँ वो ये है कि हम लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं। कोई भी स्टेप लेने से पहले हम लोग उसमें हार को ज़रूर तस्वर करेंगे कि भाई हमने गिरना है इसमें। तो जब हमने हार तस्वर करनी है, हमें अपने खुदा से, अपने अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर दुनिया तो उम्मीद पे कायम है। फिर आपको किस तरह आप कामयाबी को पहुंचेंगे। तो मैं विश मैं अपने मुख्तसर से अल्फाज में यही कहूँगा कि हमेशा मुस्बत सोचें और अच्छे कदम लें, दूसरों के लिए भी बेहतर सोचें, तो कामयाबी यकीनन एक दिन आप कामयाबी तक पहुँच जाएंगे। यही बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है वैसे आपने, और हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने भी बात ये बहुत अच्छी की कि आप कभी भी मायूस ना हो, कभी भी नाउमीद ना हो। उम्मीद जो है वो आपको आपकी कामयाबियों तक लेके जाती है। और ये दूसरी बात कि कभी भी मुस्तहिक का हक मत खाएं। जो डिफरेंट NGOs बनी हुई हैं, आप अगर वो लोग आप पे ट्रस्ट करके आपको चीज़ दे रहे हैं कि ये मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाए, तो वो आपके पास एक अमानत के तौर पे आती है। तो आपने ये कुरान हदीस में भी पढ़ा है कि अमानत में खयानत नहीं करनी। तो आप वो जो मुस्तहिक लोगों की अमानत आपके पास लोग रख के जाते हैं, आप वही अमानत सही सलामत उन लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि इसका अजर अल्लाह पाक आपको देगा। अगर चंद पैसे जो एक अमानत के तौर पर आपको आते हैं, आप उसको अपने ऊपर लगा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी की आसाइशों पे लगा लेते हैं, अपने घर और गाड़ियों पे लगा लेते हैं, तो वो तो बस वो वक्ती चीज़ें होंगी, आपने लगाई और वो ख़त्म होगी, वो ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं चलेंगी। लेकिन वो बात, वो चीज़, वो अमानत में ख़यानत जो की होगी वो लिखी जाएगी, तो उसका हिसाब जो है वो ऊपर जाके आपको देना पड़ेगा। तो वो सबसे बड़ी अज़ियतनाक जो आजमाइश है ना, और ये काम जो होगा ना, ये हम हो सकते हैं हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि बहुत गुनहगार हम लोग हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि कभी भी किसी का हक ना खाएं, कभी भी किसी मुस्तहिक को जो है ना वो उसके हक से महरूम ना रखें।
رکھیں, امانت میں خیانت نہیں کریں, اور ہمیشہ اس کا جو اجر ہے وہ اللہ پاک دیتا ہے. تو امیدیں اللہ سے وابستہ رکھیں, لوگوں سے نہیں رکھیں, اور جو بھی کام کریں پازیٹیو رہ کے کریں, پازیٹیو سوچ کر کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ کریں. اس کا اجر ہمیشہ جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ دیا ہے اور انشاءاللہ دے گا بھی, اور اسی سے امید رکھیں. یقیناً پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اس کا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اپنی ہوسٹ محافظ چودھری کو اور اویس کو دیجیے آج کے شو میں اجازت. اللہ حافظ.